ये देश है हमारा। जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व होता है और गीता में कहा गया है कि कर्म का फल जरूर जरूर मिलता है। लेकिन आज की सियासत का कर्म जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सबको सत्ता वाले फल की इच्छा है। शायद इसलिए राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का जो मुद्दा लोकसभा चुनाव में छेड़ा था, जो तराना छेड़ा था, वो अब नेताओं, अभिनेताओं और मिस इंडिया की जाति पूछने तक आ पहुंचा है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने जातियों में बटे हुए हिंदू समाज के लिए से एकजुट होने की अपील कर डाली है। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की याद दिलाकर कहा है कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद की अपील करने वाले नेताओं को योगी आदित्यनाथ की अपील में विभाजनकारी सोच और पॉलिटिक्स नजर आ रही है। इसी बीच मौलाना साजिद रशीदी, जो कि जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनका बेहद आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है, बयान सामने आया है। एक तरफ वक्फ बिल पर जेपीसी चल रही है और उसकी दूसरी बैठक हुई है, तो दूसरी तरफ साजिद रशीदी कह रहे हैं कि मुसलमान तैयार हो जाओ क्योंकि अब सड़कों पर आने का वक्त आ गया है। लेकिन आज का सबसे बड़ा प्रश्न है, जाति वाली पॉलिटिक्स के जरिए हिंदुओं में दरार की और गहरी करने की क्या साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, जाति और धर्म, सियासत का कर्म। आज यह देश है हमारा में मेरे युवा मित्रों के साथ इसी विषय पर एक बड़ी चर्चा हुई। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद जो सियासी तूफान मचा हुआ था, उस पर पीएम मोदी ने आज बहुत बड़ा बयान दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर माफी मांग चुके हैं, जबकि उद्धव गुट इस मसले पर महाराष्ट्र सरकार को घेर रही थी। सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला प्रधानमंत्री जी। आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न सिर्फ मूर्ति का नहीं है, ये हमारी अस्मिता का प्रश्न है। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी अपने जाति वाले कार्ड पर और ज्यादा मुखर हो गए हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। जाति जनगणना इंस्टीट्यूशनल सेंसस हम कराएंगे। कितनी अजीबोगरीब और शर्मनाक बात है कि देश के पार्लियामेंट का एलओपी एक फेरिस्त देख रहा है मिस इंडिया की। मतलब परिपक्वता की जो कमी है, ज्ञान की जो कमी है, वो साफ दिखती है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हिंदुत्व के झंडे को बुलंद कर दिया है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये हमले वही होते हैं जब कोई देश धार्मिक कट्टरपंथ, धार्मिक रंग में रंगा जाता है। इस बीच वक्फ बिल पर जेपीसी की दूसरी मीटिंग से पहले मौलाना साजिद रशीदी ने बेहद भड़काऊ बयान दे दिया। तमाम मुसलमान एक कलमे पर ला इलाहा इल्लल्लाह पर जमा हो जाओ और सड़कों पर हमें आना पड़ेगा, यकीनी तौर पर आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो अकेले अकेले करके मार दिए जाओगे, अकेले अकेले करके आपको खत्म कर दिया जाएगा। वक्त तो बहाना है, सड़कों पर आ जाना है, कत्लेआम मचाना है, दंगे भड़काना है, यही वोट बैंक की राजनीति करने वाले दुकानदारों का मानना है।
हालांकि वक्फ बिल पर भड़काऊ बयान देने वाले प्रयागराज में मदरसे से पकड़े गए नकली नोट छापने वाले गैंग पर चुप्पी साध लेते हैं। साथ ही वो लोग भी खामोश हो जाते हैं जो आए दिन रेल हादसों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब आतंकी फरतुल्ला वीडियो जारी कर ये साफ कर देता है कि इन हादसों के पीछे टेरर एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता, तो वो लोग खामोश रहते हैं। ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं और कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है जिसको सीरियसली लेना चाहिए। सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन जातियों में बंटवारे के सहारे बीजेपी को हिंदुत्व की पिच पर हराने की कोशिश में कामयाब हो पाएगा? और सवाल ये भी कि धर्म के नाम पर क्या कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की फिराक में हैं? तो स्वागत है आपका आर पार की इस बहुत बड़ी चर्चा में। आज की इस बहुत बड़ी चर्चा में आप सबका अभिनंदन है। आज की चर्चा के मुद्दे क्या हैं? जातिगत जनगणना की मांग वोट के लिए या सामाजिक विकास के लिए? वोट जिहाद की मांग करने वाले हिंदुओं के एकजुट होने वाली अपील का विरोध क्यों कर रहे हैं? वक्फ के नाम पर क्या मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, हिंसा के लिए प्रेरित करा जा रहा है? यह बड़ा प्रश्न है। और शिवाजी और सावरकर पर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या वाकई शिवाजी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया है? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी और मेरे साथ चार बड़े दिग्गज हैं इस पर चर्चा करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के और लोकप्रिय प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, उनका अभिनंदन है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेता है लेफ्ट पार्टी के। मेरे साथ स्वामी दीपांकर जी हैं, आध्यात्मिक गुरु है। जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। शुरुआत आप ही से कर लेते हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। जाति और धर्म यह सियासी कर्म है, लेकिन शिवाजी को लेकर जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और कहा है कि हम तो वाकई दुखी हैं इसको देखकर कि जो शिवाजी की प्रतिमा गिर गई, लेकिन जो सावरकर को गाली देते हैं वो कब माफी मांगेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज उनके लिए आराध्य देव के हैं, आराध्य देव हैं, और इसलिए उस घटना के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने आराध्य देव के चरणों में शीश झुकाकर माफी मांगता हूं। मगर मैं देश की जनता को यह भी बताना चाहता हूं कि यह घटना कहां की है? सिंधुदुर्ग की। सिंधुदुर्ग में जानते क्या हुआ था? आज तक इंडिया की नेवल एक्सरसाइज जो होती थी वो हमेशा एक पर्टिकुलर जगहों के ऊपर होती थी। पिछले साल पहली बार सिंधुदुर्ग में हुई, क्योंकि सिंधुदुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी का हेडक्वार्टर था। यह इस बात का प्रमाण है। नंबर 2, भारत की नौसेना के झंडे के ऊपर एक हिस्से में यूनियन जैक आज तक बना हुआ था। यद्यपि अटल जी की सरकार ने उसे हटाया था, मगर फिर सोनिया जी की छत्रछाया में बनी सरकार ने उसको दोबारा स्टैब्लिश कर दिया था। उस झंडे से, नौसेना के झंडे में से वो हटाकर वो जो पंचकोणीय सील लगाई गई है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना की सील थी। ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी के टाइम में शिवाजी महाराज को लेकर किस प्रकार की, और मैं आज के जनरेशन को बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा, हम आजाद हुए थे 47 में, पर आपको पता भारत का नेवल चीफ किस साल तक अंग्रेज रहा है? 57। 10 साल तक भारत की नौसेना का चीफ अंग्रेज रहा। 50 साल तक नौसेना के झंडे के कोने के ऊपर यूनियन जैक रहा, जिसे अभी हटाया गया और सिंधुदुर्ग में वो एक्सरसाइज की गई। यह दर्शाता है कि शिवाजी महाराज के कार्यों को लेकर किस प्रकार की भावना हमारे मन में है। और फिर मैं एक बात कह देना चाहता हूं, जो लोग आज शिवाजी की बात करते हैं, तो शिवाजी ने और शिवाजी महाराज के राज कवि भूषण ने जो लिखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, उस पर यकीन करते हैं? उनके लिए लिखा गया, राखी हिंदुवानी हिंदुआन का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाले राख्यो दूनी में। जिन्होंने दिल्ली को दबाकर अपना स्टेटस उससे दुगना करके रखा, इनसे पूछिए हिंदू हिंदुआनी की बात पे विश्वास रखते हैं? शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले में शपथ ली थी, अप्रैल आई थिंक 1666,
और समथिंग, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू साम्राज्य बनाना है। उनके साम्राज्य का नाम था हिंदवी स्वराज और बाद में साम्राज्य का नाम था हिंदू पद पातशाही। मगर आप सोचिए, ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग वास्तविकता में अगर शिवाजी की का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है तो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने। एक लाइन और कह दूं जी, हमने तो औरंगजेब के नाम की सड़क यहां से हटाई थी जो शिवाजी के लिए अपशब्द कहता था, परंतु इन लोगों ने औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़कें लुटियन जोन में रखने वाले लोग आज जब शिवाजी के लिए ऐसी बात करने की बात करते हैं तो मन में दुख उत्पन्न होता है। पॉइंट ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं यहां पर, विवेक श्रीवास्तव और अनुराग भदौरिया। पहले अनुराग भदौरिया बोलना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है, क्योंकि अबू आजमी भी आप ही की पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, वो बाला साहब ठाकरे के बारे में क्या कहते थे, बाकी सबके बारे में उनका क्या विचार था, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब की कब्र पर फतीहे पढ़ने वाले आज शिवाजी की बात कर रहे हैं। खैर उस पे अभी जाएंगे तो हम जिन्ना पे भी चले जाएंगे। जिन्ना की मजार पे जाने वाले कौन लोग थे, तो क्या हाल हुआ उनका? मेरी बात तो सुन लो, अब बोलने तो दोगे आप? उनको बोलने दिया, मुझे बोलने दीजिए। इतना लोकतंत्र तो होना चाहिए। मैं कि जिन्ना की मजार पे जाने वाले इनके ही नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, वही सबसे पहले गए, तब इनको नहीं कोई बात याद आई। और महाराज छत्रपति महाराज जी की मूर्ति गिर गई, करोड़ों रुपए की आपने बनाई और वो चंद हवा में, कहते हवा की स्पीड में वो मूर्ति गिर गई, तो भ्रष्टाचार किसने किया? मूर्ति बनाने में, महाराज शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने में आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और उसके बाद वो मंत्री जिस डिपार्टमेंट का आपने हटाया क्या, बर्खास्त किया क्या? इतना बड़ा जिसकी बात, जिसको सोच सोच के हम लोग बड़े हुए, छत्रपति महाराज की कहानी सुन सुन के, और उनकी मूर्ति में भ्रष्टाचार करेंगे आप, उसके बाद उनके उसका जो मंत्री डिपार्टमेंट का आप हटाएंगे नहीं। 1950, 1917, 1800 पता नहीं कहां चले गए। अरे आपको सीधी सी बात थी कि भ्रष्टाचार मूर्ति की बात कर रहे हैं, शिवाजी की महाराज की बात होगी तो 1700 में नहीं जाएंगे, फिर टोकने लगे, उसको ऐसे बोल रहे हैं जैसे हो गई, परेशानी हो गई, शिवाजी की बात होगी। आप मंत्री हटाइए, मंत्री हटाइए, इस ढंग से मजाक हटाइए, पता नहीं कहां चले गए, ये दर्शाता है। नहीं हटा पाएंगे मंत्री, लेकिन आपके रंग रंग में बसता है। मंत्री हटा कैसे देंगे? छत्रपति शिवाजी की बात करी, शिवाय की बात करी, छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे तो इतिहास में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन मंत्री जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से शिवाजी की मूर्ति गिरी, वो नहीं हटेगा, भ्रष्टाचार चलता रहेगा। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। इतिहास की नींव पे ही भविष्य खड़ा हो सकता है। यानी इनके बाप दादा, इनके नगर दादा नहीं होते तो आज ही इस दुनिया में नहीं होते। अरे बात तो करने दो, काहे चिल्ला रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा, आपको पॉइंट बता रहा हूं। शुरू कर दिया। अगर आपके बाप दादा, अगर आपको भी बोल रहा हूं, अगर आपके पिताजी, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। अनुराग भाई, आपके पिताजी नहीं होते तो आप होते नहीं, आपके दादाजी नहीं होते तो आपके पिताजी होते नहीं, आपके परदादाजी नहीं होते तो आपके दादाजी होते नहीं, आपके नगर दादा नहीं होते तो आपके परदादाजी होते नहीं। इसीलिए शिवाय की बात करना, शिवाजी की बात करना अनिवार्य ना। तभी तो मैं कह रहा हूं कि वो सम्मान की बात है, गर्व की बात है। उनकी मूर्ति गिर गई इनके भ्रष्टाचार की वजह से, और उस पर पर्दा डालने के लिए आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। सिर्फ एक शब्द नहीं बोल सकते कि हमारे मंत्री, हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में महाराष्ट में भ्रष्टाचार हुआ, ये मंत्री गिरफ्तार हो गया भाई, इसको हटाओ। कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार हो गया, कॉन्ट्रैक्टर, मंत्री नहीं तो होगी भाई। और क्या? आप सुनिए, आप इनकी बात सुनिए। ये वो लोग हैं जो हर चीज को किस पे ले जाते हैं, किस पे लेके चले गए? ये हाँ, धर्म पे। भाई धर्म हमारा आस्था का विषय है। सुन लीजिए सुधांशु जी, राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति करनी है तो कीजिए ना, बच्चों के रोजगार पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, महिला अत्याचार पे, किसान पे करिए, ठोक के करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन राजनीति किस पे कर रहे हैं आप? राजनीति कर रहे हैं, राजनीति किस पे कर रहे हैं? धर्म के नाम पे मत कीजिए, धर्म के नाम पे हमें मत बांटिए। हम सुनिए, हम ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई है, हम हिंदुस्तानी हैं। गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। ठीक है, आप भी गर्व से कहो। क्यों बात? ठीक है, अनुराग आपने अपनी बात को रखा। अब ओके, सुधांशु त्रिवेदी, देन विवेक जी, आई विल कम टू यू। को जवाब देना चाहता हूं। हम भी बता रहे हैं, बोल रहे थे शिवाजी महाराज के बारे में और फिर कहने लगे हिंदू नहीं है। अरे हिंदू साम्राज्य बनाया था उन्होंने, और मैं जवाब देना चाहता हूं। अभी जो बोलूंगा इसका ये जवाब नहीं दे पाएंगे। शिवाजी के राजकवि ने शिवाजी के राज्य के लिए लिखा है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। बिल्कुल सही। ये समझिए पुरखों के साथ क्या होने वाला था। और मैं पूछना चाहता हूं, औरंगजेब के साथ हो कि नहीं? ये कहेंगे काशी में भी औरंगजेब की मस्जिद के साथ खड़े हैं, मथुरा में भी औरंगजेब की मस्जिद के साथ खड़े हैं। अब आइए मैं रोजगार के ऊपर बात करता हूं। बताइए, आपकी सरकार के समय कितने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम थी? इनके सरकार के जमाने में एक ही रोजगार था,
यूपी में अपहरण और फिरौती। लो जबरदस्त सपा के टाइम में अपहरण और फिरौती का ये चलेगा नहीं। सपा के टाइम में कट्टे बनने की खबर आती थी, और अब हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, जो डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लखनऊ में बन रहा है। ये देखिए, एक बात ये है कि आप लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं जी, और उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं जी। तो ये जातिगत जनगणना के नाम पर वोट मांगते मांगते मिस इंडिया की जाति तक पहुंच गए हैं आप लोग। मतलब मिस इंडिया की लिस्ट निकाल के देख रहे हैं कौन कौन सी जाति की है। नहीं, अरे मिस इंडिया की काबिलियत देखिए, जाति मत देखिए। ये बीजेपी का हमेशा से एक मकसद रहता है, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे भी, कि भाई शिवाजी इधर से लड़ रहे थे, वो एक हिंदू राजा थे, भगवा ही भगवा था, सारे हिंदू थे, सबको प्रताड़ित किया जा रहा था। शिवाजी एक महान राजा थे, करुणामय थे, मुस्लिम महिलाओं की इज्जत करते थे, उनके अनेकों सैनिक और सिपाह सालार मुस्लिम थे। ये चेक करिए आप लोग जाकर के, और ये कोई हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। सुनिए सर, नहीं अब मैं रैपिड रिफॉर्म में, आप चेक कर लीजिए उसको। उनके मेन सिपाह सालार और अनेकों सैनिक मुस्लिम थे, लड़ाई राजाओं में थी, दिल्ली की सल्तनत को चैलेंज किया था, और सब शिवाजी का सम्मान करते हैं। लेकिन इसको हिंदू बनाम मुस्लिम करना गलत है मेरे हिसाब से, ऐतिहासिक तौर पे। अब मिस इंडिया के बारे में एक कमेंट राहुल गांधी जी ने किया, सबने कहना शुरू कर दिया, अरे साहब ये तो कह रहे हैं कि मिस इंडिया के कंटेस्ट में जो महिलाएं पार्ट लेंगी, लड़कियां पार्ट लेंगी, ओबीसी की इतनी हो, एससी की इतनी हो। ये नहीं कहा उन्होंने। अरे सर, देश में तो चला लेंगे, इंटरनेशनली कैसे चलाएंगे ना सर? ये ओबीसी है, इसको मिस, अरे उन्होंने कहा ही नहीं, यूनिवर्स बना दो। उनका ये एससी है, इसको आप मिस वर्ल्ड बना दो। ऐसे नहीं होता ना सर। उनका इंप्लीकेशन अलग था। उनका ये कहना था कि ये जो बड़े तबके के कॉन्टेस्ट हैं, ये जो बड़े तबके के कॉम्पिटिशंस हैं, मैं छोटी सी बात कहता हूं आपसे, आज आप इंजीनियरिंग की कोचिंग की फीस पता करिए, 5 से 7 लाख रुपए है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की 1-1 साल 2-2 साल की लेते हैं। तो अगर हम ये कहें कि साहब इस कोचिंग में एक पर्टिकुलर वर्ग के, पर्टिकुलर जाति के लोग जिनके पास पैसा और रसूख है, उनके बच्चे कोचिंग ले पाते हैं, बाकियों के नहीं ले पाते, क्या गलत है? तो मतलब आप इसके भी पक्ष होंगे कि बॉलीवुड की जो फिल्में बनती है, हीरोइन का नाम आता है, बगल में जाति भी, हम ये कह रहे हैं कि अन्य जातियों की लड़कियां, स्टारिंग राजकुमार राव यादव, मैं ये कह रहा हूं पिछड़े वर्ग की जातियों की लड़कियों का, दलित लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कमजोर तबके से हैं। ठीक है, ओके, ये आपने बात को रखा। और मैं आता हूं स्वामी दीपांकर, अब बॉलीवुड की फिल्में आएंगी तो उसके बगल में एक जाति आनी चाहिए, मिस इंडिया की जाति भी बतानी चाहिए। हर्ज क्या है इसके अंदर? बस इतना समझ लीजिए, इतना सा हर्ज है कि बस नहीं चल रहा है, माथे पे चिपका दें। बस नहीं चल रहा, माथे पे चिपका दें। आप सोचिए कि जिस देश में जाति का कभी जिक्र तक नहीं था, वो देश समूचा जातियों में बांट कर रख दिया। जिस देश में जिक्र नहीं था, सब नहीं था, बता रहा हूं। देखिए, पहली बार बोल रहे हैं, अनफेयर हो जाएगा। बताऊंगा। कम्युनिस्ट बोल रहा है जो कहता सिर्फ 2 ही बातें होती थी, गरीब और अमीर, आज कम्युनिस्ट होगा कैसे रंग? अरे ठीक है, मैं एक सेकंड में, ये स्वामी दीपांकर विवेक भाई, पर इन्होंने स्वाद चख लिया ना, इन्होंने 2024 में कुछ जो थोड़ी सफलता विपक्ष को मिली और मोदी का नंबर जो कम हुआ, उसमें एक स्वाद चख लिया। उनको लग रहा है कि जातिगत जनगणना होगी, जाति में अगर विभाजित भारत होगा तो इनका गेम बन जाएगा, और पॉलिटिकली सही है। अमीश भाई, पिछले 800 दिनों से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ चुका हूं जिन्होंने संकल्प लिया कि जातियों में नहीं बटेंगे, एक होकर। लेकिन फायदा क्या हुआ? जिस इलाके से आते हैं वहां भी निपट गए। मुझे फायदा बताने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश में लाइव देख लीजिए, क्या फायदा है? हर चीज में फायदा होता है, हर चीज में फायदा। गजबे बात बता रहे हैं। केरला फाइल झूठी, कश्मीर फाइल झूठी, बांग्लादेश लाइव चल रहा है भाई। कल एक इन्हीं जैसी बिटिया पत्रकार मारी है जो नदी में बहती मिली है। जाति में जोड़ेंगे, धर्म में बांटेंगे। नहीं, जाति में जोड़ेंगे, गलत। धर्म के अनुसार अमीश बाबू गलत। तुम अलग अलग धर्म के हो, अलग रहो भाई। इतनी कटसी देखिए कि बोलने नहीं दे रहे। ये इतनी सी कटसी है। ये सोचिए, सीतारमैया की सरकार है, लैंप पोस्ट लग रहे थे, तीर का निशान था और हनुमान जी की प्रतिमा हटा दी। कल सारे डंडे उखाड़ दिए गए वहां से। क्यों? क्योंकि एक वर्ग नाराज हो रहा। मुझे आज यहां ये बोलने नहीं दे रहे, कल तुम्हें बोलने देंगे? अरे क्या मजाक बोलने दे रहा है? क्यों नहीं बोल रहे? बीच में बोलते हैं आप लोग। मेरा सर सबसे ही एक सवाल है। अरे वाह। कि सर हम जैसे जातिवाद पे हम कब तक लड़ते रहेंगे सर? हम सर भारतीय हैं, तो सर हम कब अपने देश का विकास करेंगे जब हमारे पॉलिटिशियन ही ऐसे लड़ते रहेंगे? सर हमारी प्रजा का क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। एक सेकंड, बोलिए स्वामी जी, बोलिए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड। उन्होंने वहां खड़े होकर कहा कि आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक यहां आते हैं, अक्षरधाम के बाहर आकर कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू।
स्वामी विवेकानंद ने उस समय में कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी कहते थे कि हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मुझे अगर अपने हिंदू होने पर गर्व है तो मुझे क्यों बांट रहे हो भाई? अच्छा बताइए, आज तक कितने लोगों ने बताया? कितने सिया, कितने सुन्नी, कितने बरेलवी, कितने देवबंदी, कितने अहलेदीस, कितने कमरिया, कितने गोसी, कितने बताया किसी ने आज तक? सब पूछते हैं यादव इतने, जाट इतने, गुजर इतने, बनिया इतने, ब्राह्मण इतने, राजपूत इतने, क्यों भाई? जी जी जी, लेकिन एक सेकंड, विवेक की बारी है, धन सुधांशु त्रिवेदी। ना सब अपनी टर्न पे बोलेंगे भाई, ये नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ओके विवेक जी, मतलब क्योंकि आप कह रहे हैं कि जातिवाद सिर्फ एक ही तरफ है क्या? जो बरेलवी की बात करी, अहमदिया की बात करी, उस पर क्यों नहीं जाती? नहीं, फिर जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो आप लोग कहते हैं कि ये तो घोर आपत्तिजनक है। नहीं, देखिए मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज, मेरी अपील है, स्वामी दीपांकर से बहुत आदर करता हूं, आप जातियों को जोड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है। धर्म के हिसाब से भी लोगों को जोड़िए। आप धर्म के हिसाब से लोगों को अलग कर रहे हैं, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, पहली चीज। दूसरी चीज, सर सुन लीजिए ना एक मिनट, दूसरी चीज अब आप सुन लीजिए। आपने कहा साहब जाति तो पहले थी नहीं, अब जाति बढ़ गई। एकलव्य का अंगूठा किसने काटा, किस आधार पर काटा? कर्ण को सूत पुत्र किसने कहा? आप बताएंगे किसने कहा? किसने कहा? क्यों नहीं लड़ने दिया? जाति की समस्या सुन लीजिए, जाति की समस्या बोलेंगे, इसके बाद पहले विवेक की बारी है। देखिए जाति की समस्या एक समस्या हमारे समाज में रही है। पहली चीज तो उसको एक्नॉलेज करिए, उसको वॉश आउट करने की कोशिश मत करिए कि ये समस्या कभी थी ही नहीं। आपने दलितों और बैकवर्डों को बिठा करके अपने गांव में अपनी खाट पे आपने पानी तक नहीं पूछा, कभी पानी पीने नहीं दिया उनको। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। तो आपने अपनी बात को रख लिया, आप सुधांशु जी की बारी है। देखिए, मैं विवेक जी की बात का क्रमवार जवाब देता हूं। पहले इस ढंग के एब्सर्ड लॉजिक नहीं देने चाहिए कि किसकी सेना में कौन था। जिस समय ये देश आजाद हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, इस देश की सेना में 25 लाख सिपाही थे, जिसमें सिर्फ 40,000 अंग्रेज थे। तो आप कहेंगे 24.5 लाख तो भारतीय थे, तो हम अंग्रेजों से नहीं भारतीयों से लड़ रहे थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वालों में 2/3 सिपाही हिंदुस्तानी थे, तो फिर काहे कहते हो अंग्रेजों ने गोली चलाई? इसलिए ये इलॉजिकल टाइप की बात है कि फौज में इतने थे, इसका मतलब वो उस तरफ थे। फौज किसके कहने पे और कौन लड़ रहा है, इसके आधार पर तय होती थी। हम ये नहीं कहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय फौजों के खिलाफ लड़ रहे थे, यह इलॉजिकल बात है। दूसरी बात इन्होंने कही एकलव्य की बात, मैं सारे लोगों से कहता हूं जाके चेक करो, और नहीं तो जाके महाभारत सीरियल में ही एकलव्य वाला वो पोर्शन उठा के देखिए। जब एकलव्य सामने आता है तो द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं, बालक तुम अपना परिचय, तुमने विद्या कहां से सीखी? वो एक लंबा विषय में, उसमें नहीं जा रहा हूं। उसको दिव्य अस्त्र चलाना आता था, मुंह जो था कुत्ते का बाणों से भर दिया गया था, और जब निकाला गया तो एक भी खरोच नहीं थी। यानी जैसे आप प्रिसाइज लेजर गाइडेड मिसाइल आते हैं, प्रिसाइज टू द मीटर्स, किसी कमरे में गिरेगा 1000 किलोमीटर दूर से, वो प्रिसाइज टू द माइक्रोमीटर था। तो उन्होंने पूछा ये दिव्य अस्त्र चलाना तुमने किससे सीखा? तो कहता आपसे। तो द्रोणाचार्य कहते मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तुम अपना परिचय दो। तो जानते एकलव्य क्या बोलता है? मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य। वो कोई सामान्य ट्राइबल नहीं था, हिज फादर वो द चीफ ऑफ आर्म्ड ट्राइबल था, और ये इतिहास ट्राइबल था। बीच में नहीं है, मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा। इसका मतलब ट्राइबल आर्मी चीफ होते थे, फिर ट्राइबल सर। अरे भाई वो आदिवासी था और इसीलिए उसका अंगूठा काट लिया गया। ट्राइबल है तो आर्मी चीफ होते थे, जातिवाद था। अब जाति सर उसका अंगूठा जातिवाद के कारण नहीं आप ये बताइए, आप चीफ था, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए झूठ। अब आइए जो नए नवेले आए हैं, राहुल गांधी जी, आपने देखा है आज से 10 साल पहले 2014 में राहुल गांधी जी का गेटअप क्या था? बिल्कुल क्लीन शेव, बढ़िया बबुआ टाइप बने हुए थे, और उसके बाद क्या करते थे? हिंदी में शपथ ली थी 2014 में ईश्वर के नाम की, जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 2019 आया, उन्होंने कहा उससे काम नहीं बन रहा है, तो फिर क्या करें? 2019 के चुनाव में कुर्ते उड़ते के ऊपर जनेऊ पहनो, तिलक लगाओ, फिर पुष्कर से निकलते हुए राजस्थान में अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताओ। आज तक आप लोगों को नेताओं की जाति पता होगी, उपजाति और गोत्र नहीं पता होगा, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया हो, ऐसा नहीं पता होगा। अब आइए उसके बाद लगा अब इससे काम नहीं चल रहा है, कहीं कुर्ता उड़ता जनेऊ छोड़ो, अब हाफ शर्ट पहन लो, काल मार्क्स की तरह दाढ़ी बढ़ा लो, और उसके बाद कहना शुरू करो। आप देखिए 2024 में अब ईश्वर के नाम की शपथ नहीं है हिंदी में, अब अंग्रेजी में शपथ है, वो भी स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड नहीं है, अब सॉलेमनली अफर्म है। इतना बदलता आदमी आपने कोई नहीं देखा होगा, और क्यों बदले ये भी मैं बता रहा हूं।
आप जाके, और मैं कहूंगा विवेक जी को तो उसका समर्थन करना चाहिए। रशिया की स्पुतनिक मैगजीन ने लिखा है, वो भी भारत के चुनाव के परिणाम आने से पहले, कि एक यूरोपियन थिंक टैंक है हेनरी लूसी फाउंडेशन, उसके मिस्टर क्रिस्टोफर जेफरलेट ने 2021 में थ्योरी दी है कि इंडिया में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाना है हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को खत्म करने के लिए। इसलिए आपने 2021 से पहले राहुल गांधी के मुंह से कभी कास्ट सेंसस की बात नहीं सुनी होगी। इन लोगों की जानते क्या नीति है? अच्छा, तुमने बांटे आंगन और गलियारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे, बांटे गली मोहल्ले सारे, आज कटीले तारों से खेत खेत की म्याद बांट दी तुमने, एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। हाँ, जी, जी, जी। बीजेपी ने। ओके ओके ओके, एक सेकंड। अच्छा, अब आपके अनुराग की बारी है। अनुराग, ये तो ओपन है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी, जैसे बीएसपी मुस्लिम दलित, एमडी उनका था, एमवाई मुस्लिम यादव आपका था, तो और आपका है। पॉइंट ये है कि जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे, तो आप कहते हैं ये विभाजनकारी बयान है। देखिए, अभी इन्होंने जात की बात की, आप बताइए जात हमने बनाई है क्या? आदिकाल से जात चली आ रही है ना। अगर आपको जाति पे नहीं विश्वास है तो मैं तो सरकार से कहता हूं ना, एक कानून लाओ, बोले सरनेम हटा दो सब लोग। आप त्रिवेदी अपने नाम से हटा दीजिए, हमारा भदौरिया अपने नाम से हटवा दीजिए, सबके नाम से सबकी जाति हटवा दीजिए। आप गांव के अंदर में जाइए, अभी भी कुएं पे पानी नहीं पीने दिया जाता है। तो दलित समाज के लोग हैं, उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, इसका दर्द आपको नहीं बोला, टोकिए मत, ठीक है, इसका दर्द आपको नहीं एहसास है, क्योंकि आपको दर्द इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने कभी ये झेला नहीं है। ये क्या चाहते हैं? ये जाति और धर्म में दोनों में बांट देना चाहते हैं। ये हमें आपको बांट रहे हैं। ये खेत की जो कहते हैं ना कांटे, ये कांटे लगा के हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट के रूल करना चाहते हैं। हम आप होंगे कि नहीं होंगे कुछ पता नहीं, ये हिंदुस्तान रहेगा, बांट के मत जाओ। इस हिंदुस्तान में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात हुई है। एक मिनट, अब मैं बोलूं, दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया? यूपी में मुलायम सिंह की सरकार ने। हजारों दलितों को डिमोट किया मुलायम सिंह की सरकार ने। दलित प्रमोशन का जिस समय संसद में बिल आया उसको फाड़ा समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अभी आपने बोला भारत को एकजुट रखना है, भारत को अखंड रखना है, बहुत खूबसूरत बात थी, तालियां बजाइए इस बात के लिए। और कि भारत को एकजुट रखना है, भारत को अखंड रखना है, बड़ी खूबसूरत बात है और बहुत अच्छी भी लगती है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये देश बने हमारा, ये बहुत अच्छी बात लगती है। लेकिन इस देश का विभाजन कब हुआ और किस आधार पे हुआ, ये भी इतिहास में गड़ा हुआ है बहुत अच्छे से। 1947 में हमारा देश क्यों डिवाइड हुआ था? अच्छा, अब आजादी की हुक्म मिल गई, आजादी के बाद आया 1990 का दशक, और 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को उनके घर से क्यों विस्थापित किया गया था? तब किसने विभाजन किया था? तब तो न मोदी का नाम था न कुछ था। अब बताइए तब तो सरकारें किसकी थी? देखिए बार बार मोहन भागवत ने एक बात बोली थी, आरएसएस के चीफ है, उन्होंने बोला था कि जब इस भारतवर्ष के अंदर द डे हिंदूज की आबादी कम हो जाएगी उस दिन डेमोक्रेसी भी समाप्त हो जाएगी। यह बात स्वामी दीपांकर, और इन्होंने बोला जातिवाद के मुद्दे के ऊपर आपका जवाब। जब योगी आदित्यनाथ ने बोला बटोगे तो कटोगे, क्या जायज है वो? मैं ये कह रहा हूं कि आप बटते भी हो और हर रोज कटते भी हो। आप लोगों को दिखाई और सुनाई दोनों नहीं देता, क्योंकि आप ना तो बोलना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। एक अब से नहीं कह रहा हूं, अभी वक्फ के नाम पर रशीदी कह रहे हैं कि सड़कों पे आ जाओ। अब वक्फ के नाम से सुन लीजिए, तमिलनाडु का पूरा गांव है, गांव पूरा का पूरा कह रहे हैं ये वक्फ की जमीन है, और समूचा इस्लाम 1400 साल पहले वजूद में आया, वो गांव 1500 कुछ साल पुराना मंदिर है, 1500 कुछ साल पुराना है, पर वो भी वक्फ का है। छोड़ दीजिए बिहार, 2-3 दिन पहले की बात है, बिहार का एक गांव बता रहे हैं कि समूचा वक्फ बोर्ड का है। पटना क्या गोविंदपुर गांव है और वहां पे दावा है हिंदू परिवारों को नोटिस दिया गया है, 30 दिन में जमीन को खाली करने का निर्देश दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने उस नोटिस पे रोक लगाई है। कोर्ट में सबूत पेश करने में फेल रहा है वक्फ का बोर्ड, यानी वक्फ कह रहा है कि पटना का एक पूरा का पूरा गांव हमारा है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर पूरा का पूरा गांव वक्फ का है। कैसे जी? और अब आपके सामने वक्फ एक्ट पे कह रहे हैं साजिद रशीदी की सड़कों पे आ जाओ। मैं एक बात कहूं, और योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, एक बहुसंख्यक समाज को एक अपने आराध्य का मंदिर पाने में 500 साल लग गए। आप सब लोग बड़े लिखे हैं, आप लोगों ने देखा ही है।
एक अकेला वक्फ बोर्ड है जो जिस उंगली जहां रख दे वो क्षण भर में जमीन उसकी। साबित आप कीजिए आपकी है या नहीं। मैं ये दावा से कहता हूं, धर्मगुरुओं की, ये दावे से कह रहा हूं, धर्मगुरुओं की क्या? सर सुन लीजिए, मैं बोलता हूं आपको, इस मुल्क में सदियों से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, इसमें इन धर्मगुरुओं की और ब्राह्मण समाज की एक साजिश रही है। मंदिर की पूजा यही करवाएंगे, यही पुजारी बनेंगे, एजेंट ऑफ गॉड यही हैं। सुनते जाइए अब आप। जाति में दलितों को मंदिर के अंदर नहीं आने देते थे, खाना खिलाना दूर की बात। आज ये आपको कहते हैं जाति को भूल जाओ, तुम्हारे खिलाफ एट्रॉसिटीज हुई, भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जुड़ जाओ। और एक इमेजिनरी एनिमी मुस्लिम्स को दिखा करके सत्ता में आने की कोशिश धर्मगुरु है फुरफुरा शरीफ के गद्दी नसीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, बोलो उनके साथ गठबंधन करके पड़े हुए कर्नों में कहानियां जो है, ये इमाम बुखारी के खिलाफ कहानियां, कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑफिशियल गठबंधन किया हुआ है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी आरक्षण के खिलाफ है, शरीफ के गद्दी बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। अहले हदीस की मस्जिद में क्या अहमदिया जा सकते हैं? पहली चीज तो यह है कि अहमदियों में फुरफुरा शरीफ, और अरे सुनिए उसमें बिल्कुल सर, हमने फुरफुरा शरीफ को सेकुलर बना दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अग्री करेंगे, हम हमारी तरह थोड़ी ना, हम आपकी तरह नहीं है। हम तो कहते हैं सारे हिंदू धर्मगुरुओं को, मुस्लिम धर्मगुरुओं को धर्म व्यक्तिगत है, तुम्हारे और ईश्वर के बीच की यात्रा। फुरफुरा शरीफ, गद्दी नशीन सेकुलर, कॉमनल, ये भगवा चोले वाला स्वामी कॉमनल और फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन सेकुलर, वारी सेकुलर सियासत इस देश की मान गए, बांध गए। 47 में पाकिस्तान बनाया, 90 में कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कराया, वारी सेकुलर सियासत, वारी सेकुलर सियासत। फुरफुरा शरीफ कहां है? सुनिए एक मिनट, फुरफुरा शरीफ पश्चिम बंगाल में है। ये सेकुलर की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का मंत्री फरहाद हाकिम ओपनली बोल चुका है, जो मुस्लिम नहीं है वो किस्मत के मारे हुए हैं, वो बेकार है। औकात नहीं एक नेता से सुनवा दे। वो तो फिर हरिद्वार वही फिरहाद हाकिम कह चुका है कि बंगाल में कुछ इलाके मिनी पाकिस्तान बन गए। मेरे को आपसे ये पूछना था कि आप जातिवाद खुद करे जा रहे हो, लेकिन आप बांट भी तो खुद ही रहे हो। बांट भी तो खुद ही रहे हो। ओके, और किसी का सवाल? जी क्या सवाल है? हम हिंदू बनने के लिए तैयार और हैं भी, लेकिन ये कब होगा कि जब मोदी जी और योगी जी ये आके बोलेंगे कि दलित और ब्राह्मण के घर में शादी होगा? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग 80% जो है हम लोग की पॉपुलेशन हिंदू, उनमें हम लोग ये डिवाइड करना चाहते हैं कास्ट सेंसस करके, क्या हम लोग 100% पूरी जो हम लोग की पॉपुलेशन है उसको हम लोग इकोनॉमिक सर्वे करके उसके जो बैकवर्ड, जो इकोनॉमी में बैकवर्ड है, उनको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं? मेरा एक और सवाल ये था कि इस मतलब डिवाइड जैसे हम हो गए हैं, तो ऐसे ही पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया, तो मैं ये चाहता हूं कि सर ऐसा ना हो कि हमारा देश भी बढ़ जाए। जातिगत जनगणना से देश में एक समृद्धि आ जाएगी, देश के अंदर कोई गरीब नहीं रहेगा, दलितों को उनका खोया हुआ हक जो कि काफी सालों से नहीं मिला, जैसा डॉक्टर भदौरिया कह रहे हैं, वो मिल जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ हो जाएगा? 2-3 महत्वपूर्ण, क्या जादू की छड़ी है जातिगत जनगणना? मैं वही बता रहा हूं। मैं बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूं। भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही विवाह को लेकर के। आज की दुनिया ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां कोई जाति देखता ही नहीं, कोई नहीं देखता, और आगे आने वाली दुनिया में शायद ही कोई देखे। अब मैं अपनी बात जो कहना चाह रहा हूं वो कहता हूं। 83 जाने 86 के अंदर इंदिरा गांधी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, मैं बोल रहा हूं ना दादा, इंदिरा गांधी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि ऐसा जातिवाद नहीं होना चाहिए। राजीव गांधी ने कहा कि हम जातिवाद पे विश्वास नहीं रखते। राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना कराइए। मैं दावे से कहता हूं कांग्रेस का यह कभी मुद्दा था, कांग्रेस का कभी यह मुद्दा था ही नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं कि आज जातियों में बांटने की बात चल रही है। ये कहते हैं कि 20% हमारा और 80 में बंटवारा। इसी विचारधारा के साथ प्रत्येक हिंदू को जातियों में बांटने का और धर्म के नाम पर बात चलती है, धर्म के नाम पर बात चलती है। 80 में बंटवारा, 20 श्रीमत किसने कहा? स्वामी किसने कहा? ये बताइए, गलत बोल के चले जाएंगे। तो दीजिए, गलत बोल रहे हैं। वो राम रहीम को रिसीव करने जा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। राम रहीम को रिसीव करने जा रहे हैं। एक सेकंड, बहुत रोचक सा शब्द है
मस्तिष्क का खराब होना जुबान के खराब होने का प्रथम लक्षण होता है। अच्छा जी। किसी से ताल्लुक ना किसी से वास्ता, मात्र अपनी ओछी गंदी छिछोरी सियासत चमकाने के लिए यह व्यक्ति खड़ा होकर किसी को लेपापोती कर रहा है और आप इनका क्या लेना देना है? और आप तुम्हारा क्या हरियाणा में कुछ है नहीं, मैं ये कह रहा हूं सुधांशु पर आप देखिए एक हिंदू धर्म गुरु को किस तरह से डिबेट में प्रचारित कर रहे हैं आप। मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूं क्या ये मतलब क्या है? मतलब ये क्यों जाएंगे स्वामी? नहीं जाएंगे तो बोल देना, गलत है उन्हें छोड़ना। चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः, अर्थात जाति के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर और उसके अनुभव के आधार पर बांटा जाता है। ये योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं। ये उसे क्या पता जो नास्तिक नहीं, गलत जो नास्तिक उसी गीता में ये भी लिखा है, हम ये कह रहे हैं अगर औरतें दूसरी जातियों में विवाह करेंगी, अगर ईश्वर पैदा होंगे, नहीं ये मिस्र ये गीता को रिप्रेजेंट मैं करूंगा। गीता चैलेंज करें मैं गलत हूं। अगर इंटर रिलीजियस मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज अलाउड है? बोलने दीजिए ना, आप बोल लीजिए। अलाउड है इंटरकास्ट मैरिज? बोलने दीजिए। कोई भी अलग से मेंशन है तो उसकी वही जात सीज़फायर गीता में यह जरूर लिखा है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, तो ध्यान रखिए इस बात को बस। ओके। और यकीन मानिए, और यकीन मान कर रहे हैं और सत्ता से बाहर और का फल मिलेगा। यही है आज का विषय में, यही है जातीय कर्म और सियासी कर्म। बीजेपी रूल करना चाहती है, बीजेपी को कर्मों का फल मिलेगा। स्वामी दीपांकर जी ने जो बोला, मैं इंदिरा गांधी जी की वो क्लिप सुना देता हूँ। निकालिए। जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हाँ, ये कौन है? राहुल गांधी जी की दादी जो कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब राहुल गांधी आए पुरखों की बात को रख के लात पे, पार्टी ले आए फुटपाथ पे। हमारे पहले कानून मंत्री जिन्होंने संविधान बनाया बाबा साहब अंबेडकर थे। आप में से बहुत लोगों को पता है कि पाकिस्तान का पहला कानून मिनिस्टर भी एक दलित समाज के जोगिंदरनाथ मंडल थे, और वो भी इसी झांसे में आ गए थे कि जातियों में विभाजित होकर एक जाति को लेकर मुस्लिमों के साथ कॉम्बिनेशन करके हम चले जाएंगे, और वो पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद उन्होंने दलितों के साथ जो अत्याचार देखा है, उसके लिए मैं कहूंगा जोगिंदरनाथ मंडल का लियाकत अली की कैबिनेट से जो इस्तीफा है, जाके नेट पे पढ़ लीजिए, वो आपको दर्द से साथ बयान करेगा कि बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बटने के बाद दर्दनाक ढंग से कटेंगे, ये दिखाई पड़ता है। मैंने एक एक चीज विद हवा में नहीं बोली है। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब कौन की है? जोगिंदरनाथ मंडल का इस्तीफा कौन किया है? सवाल ये है कि सवाल इस देश की जब आजाद हुआ, सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल मौलाना आजाद थे ना। सुनो, मौलाना आजादी थे ना इस देश के शिक्षा मंत्री थे। जी जी जी। आप आप हमारे हिंदुस्तान को बार बार कंपेयर करते हो पाकिस्तान से, बार बार कंपेयर करते हो बांग्लादेश से। अरे हिंदुस्तान को कंपेयर करना है तो अमेरिका से करो। हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर करके हमारे बीच में आप नफरत की आग भोके आग डाल के सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। अब हमारे जनता की बात नहीं करेंगे, हमारे अधिकार और हित की बात नहीं करेंगे, जनता के अधिकार और हित की बात है। एक सेकंड, और आप बार बार जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मैंने बहुत देर तक सोचा, फिर मैंने याद किया कि इनको याद दिलाएं कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो रही है। उनके सेनापति में कौन कौन लोग थे? सुन लीजिए, नोट नहीं अभी मैंने लिखा। सिद्दी हिलाल थे, यहाँ पे दौलत खां थे, इब्राहिम खां थे, क्या बात कर रहे हैं? इब्राहिम थे, सिद्दीक खां थे, नूर खान नेगी थे, शाह खान थे, दाऊद खान थे, मदारी महल थे। ये वो लोग थे जो हमारी सेना में थे, वो शिवाजी महाराज की सेना में थे। उस समय सब लोग मिलके लड़ाई लड़ रहे थे। ये किससे लड़ रहे थे? किससे लड़ रहे थे? मुगलों से। और मुगल क्या थे? महान थे। इसीलिए मुगलमान थे। किसने कहा मुगलमान थे? भवन में मुगल गार्डन था, अब वो अमृत उद्यान हो गया है। मुगल गार्डन था। ये बात क्यों कह रहा हूं? ये वो लोग हैं जो हमारे आपके बीच में नफरत वो के सत्ता पाना चाहते हैं। आपके मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। मणिपुर बेटियों के साथ अन्याय होता रहे, चुप मार के बैठे रहे। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जन्माष्टमी के दिन 2 बेटियों को पेट से चूल्हा देखा गया, ये चुप मार के बैठे रहे। बिहार के बेटियों के साथ अन्याय होगा, मैं बोल रहा हूं तो गलत है क्या? सुधांशु जी, इस देश में पहली दलित सरकार बनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ 2007 में।
मायावती जी की उत्तर प्रदेश में, और उसने क्या नारा लगाया था? चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। गुंडे किसके लिए बोला था? बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए। सरकार मुलायम सिंह बीजेपी की यार, अब इतना झूठ बोलने लगता है आदमी। मुलायम की सरकार थी और उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। ये अदालत की कार्रवाई में रिकॉर्डेड है। भाई इतनी आसानी से कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटा रहे भाई। बस इन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ की तो कही इंदिरा गांधी तारीफ नहीं, मैंने तो कही अच्छी थी। आपने मायावती जी की तारीफ की, कही मायावती जी अच्छी थी, दलित महिला थी, देश की सबसे अच्छी मुख्यमंत्री थी। बोलिए आप। हम बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री, चलो तुम कह रहे हो इंदिरा गांधी सबसे अच्छी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी जी इंदिरा गांधी अच्छी थी, महिला थी, तो मुलायम सिंह को जेल में डाला तो अच्छी थी। मुलायम सिंह को जेल में डाला तो अच्छी थी, अच्छी थी। सुन लीजिए अभी इंदिरा जी की बात हुई, जवाब मैं पूछ रहा हूं, आपको अच्छी थी इंदिरा गांधी? 91 में कांग्रेस समर्थन से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, याद भी नहीं रहता यार। अरे मैं किसने जिताया था? काशीराम जी को। किसने जिताया था काशीराम जी को? लोकसभा काशीराम से कब जीते थे? नहीं ये बताइए कब जीते थे भैया? कब जीते थे? उसी के बाद उसके बाद उनकी हत्या की कोशिश गठबंधन में जीत के दिलाया था उन्हें संसद में पहुंचाया था आदरणीय नेता। मेरा निवेदन है, आपने क्योंकि बोला इंदिरा गांधी बहुत अच्छी थी, इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया। महिला, अरे भाई महिला ही है इंदिरा गांधी। एक सेकंड बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आपने तारीफ करी इंदिरा गांधी जी की तारीफ करी, तो मुलायम सिंह यादव जी को जेल में डाला था तब भी अच्छी थी इंदिरा जी? मैं बता रहा हूं। नहीं जवाब दीजिए, इमरजेंसी लगाई थी, उनकी नीतियों का हमने विरोध किया और कमाल की बात है, नीतियों का विरोध करते थे, नेता का समर्थन कर रहे हैं, खुद कंफ्यूज है भाई जबरदस्त तरीके से। कमाल की बात है, नीतियों का विरोध है, नेता का समर्थन है, इनके नेता को जेल में डाला फलाना, लेकिन फलाना बहुत बढ़िया आदमी था, लेकिन हम ये कह भी नहीं सकते। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से आप लोग पाते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी का जो मतलब ट्वीट है उत्तर प्रदेश कांग्रेस का, जिसमें वो क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जी का स्वागत किसने किया? श्री अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव, अपने अजय राय अध्यक्ष कांग्रेस, प्रमोद तिवारी उपनेता राज्यसभा, आराधना मिश्रा सीएलपी लीडर कांग्रेस, मतलब 4 ब्राह्मण और 1 भूमिहार मिलकर एक जनेऊ के कुर्ते ऊपर जनेऊ पहनने वाले स्वघोषित ब्राह्मण का स्वागत कर रहे हैं। इस फोटो में नहीं जात पूछी उन्होंने। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, भैया तुम पत्रकार की जात पूछो तो ठोको ताली, फिल्म स्टार की जात पूछो तो ठोको ताली, जज की जात पूछो तो ठोको ताली, मिस इंडिया की जात पूछ लो तो ठोको ताली, और तुम्हारी जात पूछ ली तो लग गई गाली। तो बोलो, मतलब जिसे कहते हैं, पुराना गाना था कि गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, और हम दुआ भी दे तो लगे हैं गाली। आपका क्या होगा जनाबे आली? आपका क्या होगा जनाबे आली? बताइए। इनकी आ गई 37, इनका एक सेकंड ये विवेक की बात, विवेक जी पूछा भी नहीं था उनकी जात, अपने आप क्या होगा मुंह पे ले लिया। देखिए आपका अमिताभ बच्चन का ही गाना है ये, आपका क्या होगा जनाबे आली? हमारी तो एंट्री हो चुकी है, इनके जाने का कहां पर उसको छोड़िए, इनसे ये पूछिए कि ये पूरी कथा कहानी करने के बाद और ये वो जो महाराज जी साइड में खड़े हैं, इन समरी ये कहना क्या चाहते हैं? अभी तक क्या किसी को पता नहीं चला। ये किसी को नहीं पता चला ये क्या कहना चाहते हैं, मैं बता देता हूं। जाति कभी थी ही नहीं। भगवत गीता में जो वर्ण व्यवस्था लिखी है उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन। भगवत गीता में अगर ये लिखा है कि इंटरकास्ट मैरिज अगर एक औरत करेगी, आप धर्म को मानते हैं? सुनते रहिए सर, धर्म को मानते हैं? धर्म को मानते हो? मैं एक बेशक धर्म को मानते नहीं। 1 सेकंड नहीं, कोई व्यक्ति गीता की बात कर रहा है, भगवत गीता क्या मैं दो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, जिसमें लिखा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्मो विभाग्यशः, मतलब गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। अगर ये व्यक्ति सिद्ध कर दिखाए तो डिबेट मैं छोड़ के जाता हूं, वरना छिछोरपन बंद करें। करिए साबित, इंटरकास्ट मैरिज से बोलिए, करिए शांत होइए, साबित करिए। हाँ, ये इसलिए मेरा यार लगा भोपाल काटने। इसके साथ ये भी लिखा है एक वर्ण एक जाति की महिला। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मनुष्य या पुरुष आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकता, उसकी जात पर अंग जाएगा। वर्ण संकट शब्द एक सेकंड बोले, उसमें लगातार बोल रहे हैं आप। हर बात पर चर्चा कर, हर बात पर बोलना, हर बात पर रिएक्शन देना। जब बात धर्म की हो तो एकाग्र होकर रहना, वरना ये कल तुम पर हंसेंगे। इस बात को याद रखना। अब मैं बात कहना चाहता हूं, 1931 जाति थी 2500 आप कर रहे हैं। 2024
जातीय 6,500 कुछ 2,500 से ज्यादा कर दिया, इनका क्या कल्याण किया कि 6 से 12 करना चाह रहे हैं? इनका क्या करिएगा? जी अभी सुनिए, अभी मैं एक चीज सुनाता हूं, अभी देखिए इनकी औकात सामने आ जाएगी। ये सुनिए, जाकिर नायक। अब जाकिर नायक कहां से आ गए? जाकिर नायक कहां से आ गए भाई? हम तो गीता की बात कर रहे थे ना। चिल्लाइए नहीं, कोई गलत बात नहीं होती, हर बात पे चिल्लाना शुरू कर दे रहे। मैं फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए, शांत हो गए। ओके, कुरान को कोट कर रहा है, तुम्हारी औकात हो तो बोलना। बताता हूं, सुनिए। ये सब क्या था? अब ये मुंह में फेविकोल डाल लेंगे दोनों। सुनाने में लगे सब। अब नहीं कोई बोलने का। कोर्ट उन्होंने किया, क्लैरिफिकेशन मैंने दिया, अब नहीं कोई बोलने का। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं होना चाहिए। भाई क्या तरीका है ये? भाई दिखाओ और सत्ता में रहो। सुनिए, ईश्वर का डर सदियों से दिखाते रहे और सत्ता में रहे। चिल्लाओ नहीं, बात सुनो, उसके बाद जवाब देना। डर दिखाते सत्ता नहीं मिलेगी। सुनना पड़ेगा भाई। That the Quran mentions, wherever you find a kafir, into bracket Hindus, wherever you find a kafir, you kill them. बोलो, वो सूरह सिपारा कोट करके कह रहा है काफिर और इंटरप्रिटेशन का स्कोप नहीं छोड़ा। इन ब्रैकेट हिंदूज किल देम। औकात है बोलने की। बोल देता हूं ना, औकात है बोल देता हूं ना। क्या आपने गीता के बारे में बोला? गीता के बारे में बोला? पहली चीज आपने गीता के बारे में बोला, कुरान के बारे में। एक सेकंड और जो ये कह रहे हैं, एक मिनट पूरी बात मेरी होने दीजिए। 10 सेकंड। और मैं डॉक्टर अंबेडकर की किताब कोट कर रहा हूं, हु वर शूद्रास। मैं कोई बात हवा में नहीं बोलता। चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ वैदिक एज शूद्रास विद द मॉडर्न शेड्यूल कास्ट। अब बताओ, उससे ज्यादा तुम जानकार हो डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा। बता देता हूं। अब उत्तर सुनिए, अब उत्तर सुनिए। ये वो लोग अब सुन लीजिए ना, आप चिल्लाइए मत। मुसलमान कलमा नहीं पढ़ सकता, मस्जिदों के ऊपर गुंबद नहीं हो सकते, शांत हो जाइए, पब्लिकली रमजान नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। क्या बात करने की कोशिश? आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। चाइना में सिकांग प्रोविंस में यही है। आप सबने प्रोविंस में तो ये है ना, कुछ कर रहा हूं ना सर। तो आप लगा, आप सबने, अरे सुन लो यार, आप सबने सुना कि भाई हिंदुओं में 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। उस पर बोल रहा हूं ना, रुको जाओ, रुको, मैं बोलूंगा ना, गिव मी टाइम, मैं बोलूंगा, मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए। मैं भाजपाई नहीं हूं, झूठ और सच करे। मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं सच बोलता हूं। जहां पे हम, अच्छा पहले मैं ये बोलूंगा, आप सबने सुना होगा 4 वर्ण। फिर वहीं पे आ गए। समय इतना ही है, बोलने के लिए इतना ही है ना। आपको मौका दिया, मैंने मौका दिया कि नहीं दिया? मैंने मौका दिया बोलने का। आपने भगवत गीता के बारे में बोला, लेकिन जब आपसे दूसरा सवाल पूछा गया तो आपने नहीं बोला। ये सब कुछ हर चीज का जवाब दे देता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लोग आज इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार।